So, Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. And I welcome you all in today's session that is on the topic how to prepare for AMU entrance test. So, we will especially going to talk about that how you can prepare the strategy for your preparation. Okay. So, how you can design your preparation strategy. इट मीन्स कि आपको अपनी पूरी की पूरी जो तैयारी है AMU 11 एंट्रेंस के लिए स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे जो है अपने पूरे सिलेबस का ध्यान रखना है कि आप कवर कर पाए। क्वेश्चन पेपर को जो है एनालाइज किया आपका किया हुआ होना चाहिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका छूट नहीं रहा हो। ठीक है। और कैसे विद इन जो टाइम फ्रेम है जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है उसमें ही आप अपने सारे सब्जेक्ट्स जो टेस्ट में जिससे क्वेश्चन आते हैं उसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाए। तो उसके लिए हम लोगों के साथ कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जिसमें सैफुर रहमान सर हैं और मोहम्मद आतिफ सर हैं। तो मोहम्मद आतिफ सर मेनली इंडो इस्लामिक कल्चर एंड जीके का जो पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। एंड लेट मी introduce myself that I am Dr. Rizwan Alam and I will talk about preparation of your mathematics section in 11 entrance test. Okay, कि आप mathematics से जो questions आते हैं in general science में के section में जो है 30 questions रहते हैं, arts and commerce में 20 question maths से आते हैं, तो उसके लिए आप कैसे prepare करोगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए। आई होप कि मेरी वॉइस क्लियर है। आतिफ सर आवाज मेरी साफ आ रही है? जी आ रही है जी। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आई होप कि आप लोगों को पता होगा, जो हमने कहीं ना कहीं जो प्रॉस्पेक्टस है 2021-22 का उससे लिया है कि आपके पास ये अलग अलग स्कूल्स हैं जो अगर आप AMU का 11 एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो उसमें इतने नंबर ऑफ सीट्स हैं बॉयज के लिए गर्ल्स के लिए जो आप स्लाइड्स पे देख सकते हो। ठीक है। और आई होप कि आप सब लोगों को पता है कि आपको 10th क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए या आप अपीयरिंग हो, मतलब 10th का एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो भी आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन एज बार जो है वो है कि 19 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज इसके लिए। ठीक है, इस टेस्ट के लिए। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो इसमें सिर्फ एडमिशन टेस्ट के थ्रू ही जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। जो मेन पोर्शन अगर साइंस की बात करें तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस के क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। 50 मार्क्स का मतलब 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आपके पास। हर क्वेश्चन पे आपको जो है 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें आपको एक करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होता है। मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स रहते हैं, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज एंड इंडो इस्लामिक कल्चर जो है वो 10 मार्क्स का आता है। जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का आता है एंड इंडो इस्लामिक कल्चर 10 मार्क्स का आता है। तो यानी टोटल अगर क्यूमुलेटिवली देखा जाए तो 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज एंड इंडो इस्लामिक कल्चर से क्वेश्चंस आते हैं। और एडमिशन टेस्ट के सेंटर जो है अलग अलग हैं, अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ, बरेली। तो आपने जैसा सेंटर फिल किया होगा क्योंकि फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं तो उस हिसाब से आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो खैर ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों ने इस टेस्ट के बारे में डिस्कस की। नेक्स्ट वी विल कम टू कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम में मेनली जो सिलेबस का डिफरेंस है अगर उसको देखा जाए तो सोशल स्टडीज में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें सब्जेक्ट्स कवर होते हैं सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, जो टोटल 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेशली आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए वो ध्यान दें कि जो सोशल स्टडीज का सेक्शन है, ठीक है, वो 60 मार्क्स का है। तो काफी ज्यादा जो है उसकी वैल्यू हो जाती है आपके इस टेस्ट में और आप उसको जो है प्रॉपरली प्रिपेयर करना जरूरी हो जाता है आपके लिए। मैथमेटिक्स यहाँ पे 20 मार्क्स की है, ठीक है, साइंस में 30 की है और आर्ट्स कॉमर्स में 20 मार्क्स की है। जनरल नॉलेज एंड इंडो इस्लामिक कल्चर का जो पोर्शन है वो दोनों में ही इक्वल वेटेज के साथ है, देखिए 20 मार्क्स का है, ठीक है। और बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो आई होप कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इसी तरह से ये ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड है, आर्ट्स कॉमर्स, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो देखिए जो 11 साइंस का टेस्ट है वो कंबाइंड होता है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए भी सेम टेस्ट सेम क्वेश्चन पेपर होता है। आपको फॉर्म फिल करते वक्त जो है बस अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और उसके कौन से ब्रांचेस के लिए जो है फॉर्म फिल करना चाहते हैं। इसी तरह से आर्ट्स एंड कॉमर्स का जो है सेम टेस्ट होता है, सेम क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, सेम टाइम पे आपको वो टेस्ट देना होता है। तो अब अगर हम लोग बात करें इसके सिलेबस की तो हम लोग आइए इसके सिलेबस पे चलते हैं और जो इसका सिलेबस है उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग सीधा सीधा इसको यहाँ से चले कि AMU का सिलेबस आप कैसे जो है
देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो भी आपको स्टेप्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आपको amucontrollerexams.com वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, क्योंकि यही वो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे टेस्ट के बारे में और टेस्ट से रिलेटेड बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है, वैलिड इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, वो इस पे ही अपडेट की जाती है। जैसे कुछ लोगों का कहना था कि टेस्ट कब होगा, तो अभी तक जो नोटिफिकेशंस हैं उसमें कहीं भी टेस्ट की डेट के बारे में क्लियर नहीं किया गया है। लास्ट जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन था वो सिर्फ आपके, अगर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया है, फिल किया है, उसमें कुछ करेक्शन है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं टिल 6 अगस्त, ठीक है, उसके बारे में ही सिर्फ नोटिफिकेशन था। बट होपफुली कि नेक्स्ट वीक तक जो है टेस्ट की डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। ऐसा ऑफिशियली बिल्कुल अभी तक कोई भी टेस्ट की डेट अनाउंस नहीं की गई है, ठीक है। तो आपको अगर चेक करना है प्रॉपरली तो आप यहीं पे आके चेक करेंगे कि कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है या नहीं, ठीक है। इसमें एक देखिए फीचर्ड का सेक्शन है जिसमें सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट 2021-22, एक तो आप यहां से जा सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करें कि एडमिशंस पे जाएंगे, एडमिशन में जनरल एडमिशंस पे जाएंगे तो भी आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, मेनली सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट, ये जो देखिए तीसरा सेक्शन है, उसमें आप सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप मेनली सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स पे आ जाएंगे, फैकल्टी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स पे आ जाएंगे। कोर्स में आप 11 साइंस का देखना चाहते हैं तो साइंस पे आ जाएंगे। तो पहले हम लोग साइंस का देखते हैं। तो ये आपको 11 साइंस का आ गया। अगर आपको ह्यूमैनिटीज का देखना है तो उस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है डाउनलोड होके आ जाएगा, जो आई होप के ज्यादातर लोगों के पास होगा। अगर नहीं है तो वो यहाँ से इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, या हम लोगों से रिक्वेस्ट अगर आप करेंगे व्हाट्सएप पे या किसी और ईमेल पे भेजने को तो हम लोग शेयर कर देंगे। तो अब अगर हम लोग इसमें बात करें कि मेनली क्या सिलेबस है, तो आप अगर बहुत ही ओवरव्यू वाइज देखेंगे, अगर ऊपर ऊपर मोटे तौर पे देखेंगे तो आप देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ सिलेबस ऑफ क्लास 11 साइंस स्ट्रीम एडमिशन टेस्ट फिजिक्स में मोशन फोर्स न्यूटन्स लॉज, ये बिल्कुल वो चैप्टर्स हैं जो आपके 9th की फिजिक्स, 9th क्लास की फिजिक्स है उसमें है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं। उसके बाद अगर आप बात करें इफेक्ट्स ऑफ करंट की, मैग्नेट्स की, नेचुरल फिनोमेना की, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, ये 10th क्लास के जो है सारे चैप्टर्स हैं फिजिक्स के। तो ओवरऑल जो आपको ध्यान में रखना है कि साइंस एंड मैथ्स का जो पोर्शन है, क्योंकि जो जनरल एनसीईआरटी या सीबीएसई का सिलेबस है उसमें इंडो इस्लामिक कल्चर एंड जीके नाम का कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन मैथ और साइंस होती है। तो मैथ एंड साइंस 9th क्लास एंड 10th क्लास दोनों का ही आपका प्रॉपरली कवर किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी को भी ये कंफ्यूजन हो कि 9th करना है या नहीं करना है तो क्लियर रखें दिमाग में कि 9th का जो सिलेबस है मैथ एंड साइंस का, 10th का जो पूरा सिलेबस है मैथ एंड साइंस का, जो एनसीईआरटी एंड सीबीएसई का सिलेबस है, वो पूरा आपको प्रॉपरली पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए केमिस्ट्री का सिलेबस है, तो केमिस्ट्री के सिलेबस में भी जो है ओवरव्यू वाइज दिया गया है। अगर आप मेनली देखेंगे तो ओवरऑल जो है पूरा का पूरा आप देखेंगे कि 9th एंड 10th आपको कवर करना पड़ेगा। लाइफ साइंस में देखिए एक्सक्लूसिवली लिख दिया गया है एक्सप्लिसिटली कि क्लास 10th का है, ये पूरा का पूरे टॉपिक्स ये क्लास 10th के हैं, ठीक है। लाइफ साइंस क्लास 9th का है, तो ये क्लास 9th का सिलेबस है पूरा। तो आपको जो बेस है वो 9th एंड 10th ही है। अगर उसमें कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि उसने 9th के कुछ चैप्टर्स सही से नहीं पढ़े हुए हैं या 10th में कुछ चैप्टर्स स्किप कर दिए हैं, हो सकता है बोर्ड के एग्जाम के तैयारी के दौरान उन्होंने स्किप कर दिए हो या किसी वजह से नहीं पढ़ा हो, या आपने 10th का भी पढ़ा हुआ हो 9th का भूल गए हो, तो बिल्कुल जो आपको 9th का भी कवर करना पड़ेगा और प्रॉपरली कवर करना होगा। अगर आप उसको जो है प्रॉपरली कवर नहीं किए होंगे तो हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस जो है आप वहां पे अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। तो अब अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो देखिए सारे जो चैप्टर्स हैं 9th एंड 10th के, वो सारे एपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सारी चीजें जो हैं वो आपको सिलेबस में आती हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इंडो इस्लामिक कल्चर का सिलेबस है जो अभी आतिफ सर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इसके आगे हम लोग थोड़ा सा अब बढ़ते हैं। शादाब खान आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शादाब बोलिए। सर कह रहे हैं कि अगर हम मैथमेटिक्स में क्लास 10th का अगर कर लें तो स्कोर अच्छा हो सकता है।
नहीं, अगर आप सिर्फ 10th को करके जा रहे हैं तो स्कोर अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। दूसरा ये है कि आप 30 है ना, तो आप कहीं ना कहीं 15 to 18 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि लगभग 60-40 का रेशियो रहता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो बहुत ही कह लीजिए डेंजरस सिचुएशन होगी। ओके ठीक है, सर। तो ऐसा सजेस्ट नहीं किया जा सकता है। आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि 9th में आप कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स जो हैं, लग रहा है कि उससे कम क्वेश्चंस आते हैं या आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है, टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन पूरा 9th को स्किप कर रहा है तो वो डेंजर जोन में चला जाएगा बिल्कुल, ठीक है। यस सर। वो तो जो सर है सजेस्ट नहीं किया सर जा सकता मेरिट है का, जी। सर मेरिट कितना हो सकता है इस साल? मेरिट और कट ऑफ जो है, देखिए वो तो डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चंस का लेवल गया है। बट लास्ट ईयर यस का सर। जो कट ऑफ था, जैसा हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, कि 65 to 70 जो है यही मेरिट इन जनरल जाती है। ये कट ऑफ की बात है, लेकिन आपको अगर यस कंफर्म सर। लिस्ट में जैसे एडमिशन चाहिए तो आप 75 से कम तो सोचे ही मत, ठीक है। अगर यस सर। 75 से कम स्कोर, ओके सर। एक्चुअली ठीक है रिजवान सर, ये बेहतर जी जी, रहेगा कि पहले एक्सप्लेन कर लें, बाद में इनकी क्वेरीज ले लें। हाँ बिल्कुल, है बच्चों? ठीक ठीक है शायद। ओके सर। तो एक दो पॉइंट्स जो और मेरी तरफ से डिस्कशन में आना है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग ऐसे आपके जो भी क्वेरीज हैं वो एक एक करके ले लेंगे, ठीक है, उसको आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट हम ओके लोग सर। आते हैं कि ठीक है, आपने अभी मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लिया। अब ये लास्ट ईयर का 2020 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो लास्ट ईयर आया। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो आप देखिए कि चैप्टर्स वाइज हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें। तो आपको जो एक ओवरऑल स्ट्रेटजी रखनी है, सिर्फ मैथ्स के बारे में अभी हम अगले 5 मिनट्स बात करेंगे, 5 to 10 मिनट्स, कि मैथ्स में आपको जब भी मैथ्स का सेक्शन शुरू होगा तो ऐसा कुछ लिखा तो नहीं होता है कि ये अब मैथ्स के क्वेश्चन है आगे, लेकिन वो एक लाइन से ही होते हैं इन जनरल। जो अभी तक पैटर्न है कि अगर मान लिया जाए कि पहले 30 क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट से थे, तो 31 से लेके 60 तक जो है, ठीक है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आने हैं साइंस में, या अगर आर्ट्स में तो 20 क्वेश्चन आने हैं, तो 31 से लेके 50 तक ये मैथ्स के ही क्वेश्चन रहेंगे। उसमें बीच में फिजिक्स के, बीच में केमिस्ट्री के, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि इस टेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कई टेस्ट में ऐसा भी होता है कि वो सब्जेक्ट जो है मिक्स करके पूछते हैं, बट एमयू के टेस्ट में इन जनरल इस तरह को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपके मैथ्स के लगातार 30 क्वेश्चन होंगे, और आप जब भी मैथ्स को अटेम्प्ट करने के लिए आओगे तो सबसे पहला जो सजेशन है वो ये रहता है कि आप क्वेश्चन को देखोगे और पहले ही जो रीड में उसको क्लियर कर लेना है कि ये आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे अ मैन स्पेंड्स 1/3 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2/5 ऑन रेंट, 1/5 ऑन क्लॉथ्स, स्टिल ही हैज 400 हिज इनकम इज। अब ये क्वेश्चन आप पढ़ने के साथ, अगर आपने प्रॉपरली प्रिपेयर कर रखा है, पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, सही से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप इजीली कर सकते हो कि ये सॉल्व होगा या नहीं। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर आंसर अपने अंदर से आ जाएगा। अगर सॉल्व हो रहा है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है, तो आपको तुरंत इसको सॉल्व करना है, उसका आंसर मार्क करना है ओएमआर शीट पे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। अगर इजीली सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करना है, आंसर मार्क करना है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो लगेगा इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा को क्या करें, अभी टाइम लगाएं वो उतना सॉल्व किया जाए, या फिर उसको जो है स्किप कर दिया जाए। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे से सॉल्व हो जाएगा बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको क्या करना है, उसको वहां पे कुछ ना कुछ पॉइंट से पेन से मार्क कर देना है कि इस क्वेश्चन को अभी हम जब सेकेंड इटरेशन में, मतलब सेकेंड बार हम सारे क्वेश्चंस को देख रहे होंगे तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। उस पर रुकना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे आप बढ़ गए, फिर एक ऐसा क्वेश्चन दिखा, मान लीजिए कि ग्राफ का, और ओवरऑल आपको लगा कि अरे ये तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो उस पर बिल्कुल भी रुकना नहीं है, आपको तुरंत आगे बढ़ जाना, कोई पॉइंट भी मार्क नहीं करना है कि आपको सेकंड बार में उसको देखना है। तो आप कह लीजिए कि ब्रॉडली, बिल्कुल मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो आपके पूरे जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सेट है, आप इसको चाहे तो दूसरे सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स के जो 30 क्वेश्चन हैं, या आर्ट्स कॉमर्स के लिए 20 क्वेश्चन है, सिर्फ उसके लिए बात करें, तो उसमें आपके पूरा जो क्वेश्चन का सेट है उसको 3 कैटेगरी में आप सिर्फ पढ़ते वक्त जो है क्लासिफाई करेंगे। पहली चीज हो जाएगी कि बिल्कुल इजी है, मेरे बिल्कुल समझ में आ रहा है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अभी कम टाइम दिए तो आप तुरंत उसको सॉल्व कर देंगे, ओएमआर पे अपना आंसर मार्क कर देंगे।
अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, आता तो है लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल उसको पॉइंट मार्क कर देंगे कि ये एक पॉइंट लगा दीजिए, स्टार लगा दीजिए, उस पर ज्यादा भी जो है वो ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कोई टिक लगा दीजिए कि इसको सेकेंड बार में जब आप आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस को स्कैन करते हुए तब सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन, ये तो पहली कैटेगरी हो गई जो सॉल्व कर दिया आपने, दूसरी कैटेगरी जिसमें थोड़ा टाइम चाहिए, तीसरी कैटेगरी बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा क्वेश्चन कहां से आ गया है, ये तो कभी देखा ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि उस क्वेश्चन को लगे, उसको टच नहीं करना है, उसको आप चाहे तो पूरा पढ़िए भी मत, ठीक है, दोबारा, क्योंकि आप पहली बार अगर नहीं पढ़ेंगे सही से तो आप ये जज ही नहीं कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको अभी सॉल्व हो जाएगा या थोड़ा टाइम लगेगा या सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहे हैं तो इसलिए पहली बार सही से पढ़ना है, दूसरी बार ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं पढ़ना है जिसमें लग रहा हो कि आप कंफर्टेबल नहीं है, अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा और अभी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है इसमें कि ये किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है, क्या इसमें अप्रोच लगेगी सॉल्व करने की, इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे सॉल्व होगा वो ही समझ में नहीं आ रहा, तो आप सॉल्व बिल्कुल उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी बनाते हुए आप सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चले जाएंगे इस तरह से, और जहां कहीं पे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके 30 ऐसे पूरे हो गए मैथ्स के, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि जैसे जो सॉल्व हो रहे थे वो तो उसी वक्त सॉल्व कर दिए थे, उसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, और जो आपने निशान लगा रखे थे कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अब आप उसको बाद में आएंगे फिर सेकेंड इटरेशन में, ठीक है, दूसरी बार में। तो अब आप पूरे क्वेश्चंस को मत पढ़ने में टाइम दीजिएगा, जहां जहां पे आपने टिक लगा रखा है कि वो सेकेंड बार वाले में देखना था, थोड़ा सा टाइम लगेगा उन क्वेश्चंस में, तो आप उसको जो है सीधा सीधा टाइम देके सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। या अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ही आप पूरे पेपर में स्ट्रैटेजी अपना लें, ठीक है, तो आप पूरे पेपर में भी ऐसा कर सकते हैं कि बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी जो हल्के हल्के क्वेश्चंस हैं, जो हल्के से मतलब है कि जो इजी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं उनको आप सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद सेकेंड इटरेशन में इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें थोड़ा टाइम लगना है उस पे आप आ जाएंगे, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में आपको स्ट्रेटेजिकली चलना बहुत जरूरी है। दूसरे सब्जेक्ट्स में जहां पे कि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहती है वहां पे आप दूसरी स्ट्रेटजी जो है अपना सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर आप स्ट्रेटेजिकली नहीं चले तो इन जनरल स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो वेरी कर जाता है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को सही से डील नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई कि इस तरह से आपको स्ट्रेटेजिकली अटेम्प्ट करना है। इसके बाद कुछ और सॉरी कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपके बिल्कुल जहन में होना चाहिए, जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो अगर कोई पूछे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर कहा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिससे आपको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि एक तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लीनियर इक्वेशन, इन दो को कोई स्किप करके जा रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट हमने कह दिया इसको, क्योंकि ये दूसरे चैप्टर्स में भी कैलकुलेट करते वक्त आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाती है, लीनियर इक्वेशन बन के आ जाती है, और अगर आप उसको प्रॉपरली कम टाइम में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या होगा कि उस चैप्टर के भी क्वेश्चन छूटेंगे और लीनियर इक्वेशन से जो 2-3 क्वेश्चन है वो भी छूट जाएंगे। तो इसीलिए इन दो को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। दूसरा, कुछ चैप्टर्स हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं। अगर उसमें कोई बोले, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का इन जनरल ऐसा हम लोगों ने काउंसलिंग सेशन में सुना कि सर मेरे को फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, ठीक है, तो मेंसुरेशन और जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं, ठीक है, उसमें जो मेन फॉर्मूले हैं जैसे कोन का, सिलेंडर का, अगर आप उसको याद बोल लो कि नहीं कर पा रहे हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी, पेपर में आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे या गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, ठीक है, और फॉर्मूला की, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अभी हम लोग आएंगे, थोड़ा सा उसमें जो है डेप्थ एनालिसिस है। ट्रिक्स पे बात करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, लीनियर इक्वेशन की बात करें, या पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है इसके क्वेश्चंस में ट्रिक्स काफी यूज होते हैं, ठीक है। तो इन चैप्टर्स में आपको ट्रिक्स जरूर पढ़ लेने हैं। अगर आप पूछे कि सिंपल एपी में यूज होता है, बट स्टैट्स में, सरफेस एरिया वॉल्यूम में ज्यादा ट्रिक्स यूज नहीं होते, उसमें फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो ट्रिक है चैप्टर वाइज वो भी पता होने चाहिए, क्योंकि स्पेशली जो शुरुआत के अलजेब्रा से चैप्टर हैं जैसे लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें ट्रिक्स काफी यूज होते हैं। क्वेश्चंस ऐसे देखे गए कई बार कि अगर उनको वो ट्रिक्स पता हो तो आप काफी टाइम में, मतलब टाइमिंग जो है 1/10 हो जाती है उसको सॉल्व करने की, ठीक है।
तो इन चैप्टर्स में जो ट्रिक्स होते हैं वो आपको जरूर आने चाहिए, ठीक है। अब वो ट्रिक्स कैसे आएंगे, तो यह है कि जो भी उन चैप्टर्स की जो सिर्फ 10th की बुक है उसको पढ़ने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा हाई लेवल आपको बुक पढ़नी होती है, या जो ऑब्जेक्टिव्स की ट्रिक्स की बुक्स होती है उसको आपको पढ़ना होता है, ठीक है। या जो सब्जेक्ट वाइज ट्रिक्स है उसकी कुछ लिस्ट है जो पीडीएफ हम आप लोगों को शेयर कर देंगे, ठीक है। या कुछ उस पर एक हम लोग वीडियो भी शूट कर सकते हैं। बट अभी हम लोग उसमें टॉपिक वाइज ज्यादा नहीं जा रहे हैं कि ट्रिक्स क्या होंगे, बट आपको बताएं कि इन चैप्टर्स में ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिकी से मतलब है कि उन ट्रिक्स को अगर आपको आता होगा तो बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपका टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसा नहीं है बिना ट्रिक्स के वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट है मैथमेटिक्स में स्पेशली प्रैक्टिस सेट। अगर कोई बोले कि हमने सिर्फ ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस कर लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपको बोले कि आपके जो 40% क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो जाएगी, आप वहां पे टाइम ज्यादा ले लोगे। प्रैक्टिस सिर्फ आपको जो है टाइम वहां पे कम करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, फॉर्मूला सारे आपको याद हैं, और आपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, प्रॉपरली प्रैक्टिस जो होना चाहिए ज्यादा क्वेश्चंस की वो नहीं की है, तो आप देखेंगे कि जब आप वहां पे सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। वहां पे टाइम, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों अचीव करना है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व भी हो और का सही सॉल्व हो, ठीक है। कम टाइम में सही क्वेश्चंस आप कर पाए सॉल्व, ठीक है, सही आंसर तक पहुंच पाए। तो ये प्रैक्टिस सेट से अगर कोई स्टूडेंट, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा कि जो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट्स को जो है कॉन्सेप्ट्स पता है वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो समझते हैं कि मेरा ये चैप्टर तो हो गया, हमने इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और कुछ क्वेश्चंस कर लिए। बट ऐसा करके अगर आप जा रहे हैं तो आपको बताएं कि वहां पे आपका जो ओवरऑल स्पेशली मैथमेटिक्स के सेक्शन में टाइमिंग है वो बहुत बढ़ जाएगी, और वो ओवरऑल आपकी टाइमिंग एंड स्कोर को हैम्पर करेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन बैंक पे। जो लास्ट 5 इयर्स या 10 इयर्स के क्वेश्चंस हैं, क्या वो आपको सॉल्व करना चाहिए। देखिए इसके लिए सबसे अच्छा सजेशन ये है कि अगर आप पूरा बेसिक सिलेबस एक बार पढ़ चुके हो तो आपको 5 इयर्स के क्वेश्चंस कम से कम बिल्कुल सॉल्व कर लेने चाहिए, ठीक है। शुरुआत में जब आपने बेसिक जो है नहीं पढ़े हैं, जैसे आप अभी तैयारी शुरू ही कर रहे हो, तो पहले 10 डेज आप स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए ताकि आप हर चैप्टर जब आपका कवर हो तो आप उसमें से देख लो कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, ठीक है, कि आपने जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर कवर कर लिया तो अब आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे और उसमें देखेंगे 2020 में कितने क्वेश्चन पॉलिनोमियल से आए थे, 2019 में कितने क्वेश्चन पॉलिनोमियल से आए थे और कैसे आए थे, क्या हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। जब आप उन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे, जैसे हो सकता है कि आपने 5 इयर्स का क्वेश्चन बैंक देखा और पॉलिनोमियल चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर को लेकर एक टाइम पे बात करें, तो आपने देखा कि अरे उसमें जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए थे एक ईयर में, ठीक है, 2020 में मान लिया जाए कि 3 क्वेश्चंस थे पॉलिनोमियल से, तो उसमें आपसे एक क्वेश्चन हो पा रहा है क्लियरली, एकदम इजीली सॉल्व हो गया, एक में आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है और एक आपके समझ में नहीं आया ये कहां से आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जाके उस चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा और प्रॉपर्ली उस लेवल तक प्रिपेयर करना होगा। अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आंसर देख लिया कि अरे ये कैसे सॉल्व हुआ क्वेश्चन बैंक में, तो आपका काम नहीं चलेगा। आपको बताएं कि फिर ऐसे क्वेश्चंस की सेट को लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और वैसे क्वेश्चंस का सेट कहां पे मिलेगा। जो आर.एस. अग्रवाल की एमबीए की बुक है उसमें मैथमेटिक्स का काफी क्वेश्चंस का सेट दिया हुआ है। अरिहंत की भी जो एमबीए या एसएससी के लिए बुक आती है उसमें भी यही टॉपिक्स है, क्योंकि जो एमबीए एंट्रेंस होता है ज्यादातर जगह का उसमें भी मैथमेटिक्स 10th लेवल की ही पूछी जाती है, 9th-10th लेवल की, तो इसीलिए कई टॉपिक्स आपके वहां पे भी सेम मिल जाते हैं, तो उससे आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। या फिर अगर आपके टीचर आपको क्वेश्चंस का सेट पूरा प्रोवाइड कर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या आपने कोई गाइड ले रखी है उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस का सेट दिया हुआ है तो वो भी काफी है। लेकिन अभी जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एक गाइड ले ली आपने, गाइड का मतलब मार्केट में जो कंबाइंड एक बुक मिलती है पूरे सारे सब्जेक्ट्स की, सिर्फ उससे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बताएं कि हो सकता है कि आपका स्कोर जो है कम रह जाए, क्योंकि आपको एक्सटेंसिवली क्वेश्चंस का सेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा चैप्टर वाइज समझते हुए। अगर कोई ये सोच रहा है कि हमने जो है कुछ क्वेश्चंस सिर्फ जो है सॉल्व कर लिए हैं और उतने पे ही टेस्ट में दे देंगे, तो उनका क्या होगा कि ओवरऑल टाइमिंग जो है वो वहां पे गड़बड़ाएगी और वो टाइम कहीं ना कहीं फिर आपके फाइनल स्कोर को भी हैम्पर कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गए। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज एनालिसिस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को जाना चाहिए जो चैप्टर का बेसिक कर चुके हैं। अगर वो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक हर चैप्टर में पढ़ लेंगे तो मैथमेटिक्स में तो एटलीस्ट काम नहीं चलेगा, आप फंस जाएंगे ऐसा टॉपिक वाइज अगर प्रिपेयर करेंगे। ये तभी है जब आपका चैप्टर प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो चुका।
फॉर एग्जाम्पल आपने लीनियर इक्वेशन पे पहुंचे और इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताएंगे लीनियर इक्वेशन में होता है जो कंडीशंस होती हैं कि कब इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, कंसिस्टेंसी की कंडीशन कि अगर दो इक्वेशंस दी हुई हैं तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसका सॉल्यूशन होगा भी या नहीं, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो जो इसकी कंडीशंस होती हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, इस तरह से ये जो है आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है और उस पर आपको प्रॉपरली क्वेश्चंस का सेट प्रिपेयर किया हुआ होना चाहिए। तो जब आपका बेसिक चैप्टर तैयार हो चुका तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसी तरह अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तो सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उसके बाद है सम ऑफ रूट्स का फार्मूला जो -b/a पे है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला जिसके लिए फार्मूला होता है c/a का, ठीक है। तो अब इन पे जो है थोड़े से आपको ट्विस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। तो इस पे आपको उस ट्विस्टिंग क्वेश्चन तक अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने उन ट्विस्टिंग क्वेश्चंस को, जो आप क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं या कुछ गाइड्स में भी दे रखा है, बट गाइड्स से अच्छा हम आपको रिकमेंड करेंगे अगर मैथमेटिक्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने स्पेशली आर.एस. अग्रवाल की एमबीए की जो बुक आती है उसमें क्योंकि काफी क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जो है काफी वैरायटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनसे प्रैक्टिस की है तो उनके मैथमेटिक्स में स्कोर इन जनरल अच्छे रहे। हमने जिन भी स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया और उन्होंने अगर उससे प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लिया तो उनके स्कोर मैथमेटिक्स में जो है इन जनरल अच्छे रहे हैं। तो वो इसलिए रहे हैं क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने और ट्रिक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन्होंने वो सारे ही उस पे जो है अप्लाई कर लिए और उस पे जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर ली। तो यहाँ पे इसलिए कोई उनको दिक्कत नहीं हुई और उनका स्कोर मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये हम कह रहे थे कि इससे टॉपिक वाइज जब आपका चैप्टर बेसिक प्रिपेयर हो चुका तो फिर आप टॉपिक वाइज भी एनालिसिस कर सकते हो कि किससे क्वेश्चंस आए हैं, उसमें वो टॉपिक कौन सा है, या आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक से भी एनालिसिस कर सकते हो। और फिर उन टॉपिक्स पे उसी लेवल के क्वेश्चन जो आते हैं जिस लेवल के, उसकी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। इससे आप मैथमेटिक्स में 30 में से 28 29 के लिए भी आप जो है अपनी इस प्रिपरेशन को स्ट्रेटजाइज कर सकते हो। यानी कि स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टेस्ट से पहले बोल रहे होते हैं कि 30 में 28 29 हमको स्कोर करना है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि उनका ओवरऑल वैसे भी मैथमेटिक्स अच्छा था तो उन्होंने सोचा मैथमेटिक्स में ही हम अपना पूरा इनपुट दे देते हैं, ठीक है। तो जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो तो 28 29 तक के लिए भी प्रिपेयर कर लेते हैं और स्कोर भी कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में यू कैन स्कोर, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप स्कोर कर सकते हो। तो इसमें हम सजेस्ट यही करेंगे कि अगर आप मैथमेटिक्स ओवरऑल 9th 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है तभी आप टॉपिक वाइज एनालिसिस करके और उस पे जाना। अदरवाइज आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और जिस लेवल का प्रैक्टिस सेट होना चाहिए वो आप कर लेते हो, तो भी आप जो है अगर आपने प्रॉपरली पढ़ लिया तो आप 24 25 टच कर रहे होगे आउट ऑफ 30 बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस थी कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं 30 उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हो प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एंड आई थिंक कि हम लोगों के साथ आतिफ सर भी जुड़े हुए हैं तो वो आपको इनपुट देंगे स्पेशली जीके एंड इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए। तो आतिफ सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी रिजवान भाई आ रही है जी, मेरे पास आवाज। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्पेशली इंडो इस्लामिक कल्चर का सिलेबस हम लोगों के सामने है और कहिए तो क्वेश्चन पेपर भी है हम लोगों के पास, तो आप इस पे इनपुट दे दें स्टूडेंट्स को, फिर स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाँ, मैं जनरल कुछ इनपुट देना चाहता हूँ इसमें। सिलेबस तो आप सबके सामने है ही कि क्या टॉपिक्स हैं। मैं कुछ चीज़ ऐसी बताना चाहूँगा कि आप इसमें क्या आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस तो आपके सामने है, टॉपिक्स भी आपके सामने हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मेन चीज़ें जो ये जीके इंडो इस्लामिक का पोर्शन है, आपके पास ये देखा होगा कि 10 नंबर तो आपके ये हिस्ट्री पार्ट और क्या नाम है इस्लामिक पार्ट इन सबको मिला के आता है, ठीक। और दूसरा 10 नंबर जो है वो आपका जीके जो करंट अफेयर्स हो गए, गेम्स स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स ऑनर्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर हो गए, इस चीज़ों से आता है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप ज़्यादा से नंबर ज़्यादा कैसे गेन कर सकते हो। जो कि स्टैटिक जीके है उस पर आपका फोकस थोड़ा सा ज़्यादा रखो, जो चीज़ नहीं बदलने वाली, जिसमें से क्वेश्चन श्योर शॉट आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कुछ 2-4 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आने ही आने हैं। अकायद में से एक चीज़ हो गई, ठीक है, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने ही आना है। सीरत पे 1 आध क्वेश्चन आना ही आना है।
दूसरी चीज ये है हिस्टोरिकल पोर्शन, जो आपके सामने देखा होगा कि दिल्ली सल्तनत जो है, ठीक है, मुगल अंपायर हो गया, ठीक है, और स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, जितना भी सारा मामला है उनमें से श्योर शॉट कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और आप उसको अच्छे से कर सकते हो क्योंकि वो डेफिनेट हैं, उनमें कुछ चेंजेस भी नहीं होंगे और ना ही वो बदलते हैं, क्वेश्चंस एज इट इज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं कि जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स जो है, मतलब करंट अफेयर्स वाली बुक्स एंड ऑथर्स वाली वो अलग चीज है, वो भी है, और हिस्टोरिकल बुक्स भी हैं। जैसे मैं कहूँ कि बाबरनामा किसने लिखी, ठीक है, क्या नाम है, हुमायूं नामा किसने लिखी, इस टाइप्स की बुक्स जो है, ये हिस्टोरिकल जो पोर्शन है आपको श्योर शॉर्ट्स हर किसी को, जैसे आपके सामने ये 10 रूलर लिखे हुए हैं, फेमस रूलर्स जो लिखे हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन है, इन सब पे एक एक क्वेश्चन तो आप बात कर सकते हैं इनके बारे में, और आप इसको अटेंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो फोकस करना है आपको क्योंकि ये श्योर शॉट हैं और फिक्स्ड हैं। जो जितने रूलर यहाँ पे लिखे हुए हैं, अकबर के बारे में भी है, मुगल अंपायर पूरा अच्छे से पढ़ना है आपको, और दिल्ली सल्तनत अच्छे से पढ़ना है, उनके अलावा हैदर अली, टीपू सुल्तान, ये सब, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ठीक है, ये सब नीचे, शाह वलीउल्लाह। फिर सूफिज्म वाला जो पार्ट है ये भी आपको जरूर पढ़ना है, जिसमें 5 सेंट्स, सूफी सेंट्स के नाम हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद गंज शकर, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, शेख अहमद सिरिंदी और शाह वलीउल्लाह, इनको अच्छे से पढ़ना है। और ये फेमस मॉन्यूमेंट्स, अगर आपने इन सबको भी अच्छे से पढ़ लिया है तो आपका 12-13 नंबर आपके आराम से श्योर शॉट्स हैं। बाकी का पोर्शन जो है उसको आप एज अ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कहीं से भी पूछ सकते हैं, वो एक काफी डीप भी पूछ लेते हैं और काफी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के हिसाब से भी पूछ ली जाती हैं चीजें, तो वहाँ आपको थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि ये पोर्शन आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, जिससे 13 से 14 क्वेश्चन मैक्सिमम आराम से आप करेंगे। बाकी गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बेसिक ज्योग्राफी और ये सब पॉलिटी वगैरह के ऊपर जो है, ये आपकी जनरल नॉलेज पर डिपेंड करेगी कि ये कहाँ से पूछ ले क्वेश्चंस, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, जो बेसिक बेसिक जितनी चीजें हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो फेमस गेम्स और स्पोर्ट्स हैं, उनकी कप्स एंड ट्रॉफीज पे ऊपर आपको फोकस करना है कि कौन सी ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है, ठीक है, इन पे आप श्योर शॉट एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। दूसरी चीज ये है कि कुछ टर्म्स एसोसिएटेड होती हैं कि ये टर्म जो है किस गेम से एसोसिएट है, जैसे मैं कहूँ कि फ्री स्टाइल किस गेम का एक हिस्सा है, या बटरफ्लाई किस गेम का हिस्सा है, जैसे स्विमिंग का हिस्सा है, बटरफ्लाई एक टाइप ऑफ स्विमिंग होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स से आते आते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस करना है। अवार्ड्स ओनर्स पे, ठीक है, आपको जैसे नोबेल प्राइज पे कंसर्न करना है, नोबेल प्राइज और लेटेस्ट वाले नोबेल प्राइज की, मतलब किसको किस फील्ड में दिया गया, 6 फील्ड में दिया जाता है, वो सारे 6 लेटेस्ट आप देख लें, उनमें से क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स मैंने आपको बताया, हिस्टोरिकल बुक्स एंड ऑथर्स भी आपके काम में आएंगे, और जो नई इधर आई हैं कुछ लेटेस्ट, वो भी आप पढ़ सकते हो, ये बेहतर रहेगा, ठीक है। और पॉलिटी, जैसे पॉलिटी में आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, बेसिक बेसिक आपको पढ़ना है, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, कितनी सीट्स होती हैं, कितने एमपीज होते हैं, ये वाली चीज आप पढ़ लेंगे तो इनमें से भी एक आध क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि देखिए ये एक एक मार्क्स के हैं इधर, तो इन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत भी नहीं है, टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल पार्ट ज्यादा है। जो आपको फोकस करने वाली चीज थी वो मैं आपको बता चुका कि हिस्टोरिकल पोर्शन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, आराम से 13 से 14 मार्क्स आप वहां से गेन कर सकते हो। बेसिक ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी में जैसे आपको सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, और फिर इंडिया के सीजन्स के बारे में थोड़ा बहुत, और जैसे रबी, खरीफ, ये सब आप बायो में भी पढ़े हुए होंगे, सीजन्स होते हैं, इन सब पे थोड़ा सा पढ़ लेना है कि कौन से सीजन, जैसे वीट कौन से सीजन को बिलोंग करता है, इस तरीके से आप बेसिक ज्योग्राफी में ये चीज पढ़ सकते हो। बाकी टॉलेस्ट, हाईएस्ट, इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा आप पढ़ोगे 2 मार्क्स में तो कोई लिमिट ही नहीं है उसकी जीके की, ठीक है। और करंट अफेयर्स में आपको फोकस जो करना है वो पर्सन एंड प्लेसेस एंड न्यूज जो हैं वो ज्यादा करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिलीप कुमार साहब का इंतकाल हुआ, हो सकता है इस पे एक क्वेश्चन आ जाए कि उनका रियल नेम क्या है, या उनको एक अवार्ड मिला था जो पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, वो शाहीन या कुछ ऐसे करके कुछ था, निशाना है कुछ करके है उसका नाम, वो आप देख सकते हो, इस पे क्वेश्चंस बेस्ड हो सकते हैं। या रीसेंट किसी का
मतलब अभी हुआ हो, 1-2 महीने के अंदर इंतकाल हुआ हो या कुछ अचीवमेंट हासिल किया हो, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। खास तौर से इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हो उसमें, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए, करंट अफेयर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। और एमयू से रिलेटेड आप एक काम ये भी कर सकते हो, कोविड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि पिछली बार नहीं आए हैं, तो इस बार चांसेस हैं कोविड के ऊपर भी क्वेश्चन आए, एनआरसी, सीएए, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक थोड़ा सा आप बेटर तैयार कर सकते हो। जो मैंने एक आपको आइडिया दिया, फिर से कह रहा हूँ, हिस्टोरिकल पोर्शंस पे ज़्यादा फोकस करो आप। दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, पूरा इन सब से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपके आएंगे ही, उस पर ज़्यादा फोकस आप याद कर सकते हो। ठीक है। आई थिंक मैंने काफ़ी हद तक बता दिया है, बाकी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछिए। जी थैंक यू आतिफ सर कि आपने इतना डिटेल्ड वे में और कैसे सिलेक्टिवली टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जो है पूरा सिलेबस अगर कवर करने के लिए एफर्ट लगाएंगे तो आपका काफी टाइम चाहिए होता है, और एफर्ट भी जो है उस हिसाब से पूरे सिलेबस पे लगाना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आप सिलेक्टिवली उन टॉपिक्स को जरूर प्रिपेयर कर लें जिनसे क्वेश्चंस आते ही हैं, और आप वैसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो है वहां पे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, नहीं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। आपका जो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें, चाहे वो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करके करें या फिर सारे सिलेबस को आप बनस्बत जो है पूरा टाइम एंड एफर्ट लगाएंगे। तो उसमें कहीं ऐसा होता है कई बार कि आप जो है पूरा एफर्ट जो है अगर पूरे सिलेबस को कवर करने में लगा देते हैं तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उस डेप्थ तक आप नहीं जा पाते। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिलेक्टिवली बहुत ही डेप्थ में प्रिपेयर करना जरूरी है, ताकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्किप ना हो जाए कहीं आपसे। ठीक है। तो आई होप कि ये बेसिक चीजें थी जो आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन के लिए रखना चाहा था। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बताएंगे, और फिर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है एंट्रेंस से रिलेटेड, उसके सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है।